हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें सो 1819 के बाद 2018 में मैं आपको बता दूं कि पीटी में लगभग 8 जो क्वेश्चंस थे वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। वैसे तो एग्रीकल्चर को आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में भी काफी सारा जो पार्ट है एग्रीकल्चर के, और भी जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो करंट अफेयर है, वो सारी चीजें आप उसमें पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम ज्यादातर इसके बेसिक पे फोकस करते हैं। देखो आपको कनेक्ट कैसे करना है, अगर आप इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को करो और ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर को देखो, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को मतलब इन जो जहां भी आपको ये चैप्टर्स मिल रहे हो उन दोनों को आपको साथ में एक करके जो है वे पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी वह कैसे पूछता है, वो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट तो देखो कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। एग्रीकल्चर में यूपीएससी की जो साइट है वो मैं आपको बता रही हूं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, ठीक है। इन स्कीम से जो है वे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, बोथ पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूं। जो भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल मेगा फूड पार्क, फॉर एग्जांपल मेगा फूड पार्क। और हमेशा देखो अगर मेगा फूड पार्क को पढ़ना है तो ये देखो कि फार्मर्स जो है उसकी इनकम को डबल करने का गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखा है उसको कितना अचीव करेगा, या इसके चैलेंजेस क्या है। देखो मैं अभी आपको कुछ मेंस के क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उससे बच्चों आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी की जो मेंस की अप्रोच रहती है तो उसमें किसी एक योजना के चैलेंजेस पूछ लिए और उसके बेनिफिट पूछ लिए, तो आपको बेसिकली बहुत ही बैलेंस, एक संतुलित उसमें उत्तर लिखने की जरूरत होती है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है ये प्रॉपरली आपसे इसके जो फैक्ट है वह पीटी में पूछ लिए जाते हैं। तो हमेशा पहले अप्रोच को समझो, इसके जो फैक्ट है वह पीटी में पूछ लिए, है ना। कि कोई भी जो स्कीम है, मान लीजिए नेशनल हम हॉर्टिकल्चर मिशन की बात करें तो वह किस मिनिस्ट्री के द्वारा या किस डिपार्टमेंट के द्वारा उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वह कराया जा रहा है, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन है वह पूछ लिए। इसके बाद देखो जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, सेकंड जो हम इसमें बात करते हैं, सेकंड जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक है आपका इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्रॉम सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सब्सिडीज एंड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इससे रिलेटेड जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो इश्यूज हैं वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस। तीसरा और बेसिक है इसमें जो कि हम यहाँ पर चर्चा भी करने वाले हैं, तीसरा आपका पॉइंट बेसिकली जो है वह बेसिक पॉइंट है, यानी स्टैटिक पॉइंट है ना। स्टैटिक, मान लीजिए जब आपने किसी बच्चे ने गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पढ़ी लेकिन कृषि क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या है, मेजर क्रॉप्स क्या है, उन क्रॉप्स के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, ये इसका बेसिक पोर्शन होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप बजट का स्टैटिक भी पढ़ते हैं और बजट का आप करंट भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में भी आपको सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपके कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं ये आपको मिल जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। अगर आप रिसेंटली जो भी सर्वे है या गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स निकाली जाती है उन रिपोर्ट्स पे आपको ये जो फैक्ट है वह देखने को मिल जाता है। सो यहां पर देखो मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमने जो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया है और मेजर जो क्रॉप्स है वह कौन कौन सी है, इसके लिए क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वहां से क्वेश्चन 3 हो गया। 4 जो आपका टॉपिक आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिसेंट डेवलपमेंट रहे हैं, है ना, जो भी रिसेंट, और ये ज्यादातर जो रिसेंट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये आपको
पीटी में देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए नीम लेपित यूरिया, अगर आपने सुना हो, नीम कोटेड जो यूरिया है, यूपीएससी ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि आखिर वह किस तरीके से, ऐसा तो है नहीं कि पहले यूरिया जो है उसका छिड़काव फसलों पर होता नहीं था, फिर ये नीम कोटेड यूरिया जो है ये कैसे हेल्प करेगा फार्मर्स की, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पीटी में पूछ लिया। तो ध्यान देना, जब भी फैक्ट पढ़ो, देखो होलसेल एक नॉलेज आपको हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ पर आती हूँ और मैंने जस्ट आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से ये इसके टाइप्स हो गए और ये मेजर क्रॉप्स हो गए और ये इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो गई, केवल इतना ही है चैप्टर में। लेकिन इसके अलावा आपका काम इससे होगा नहीं, आप बेसिक तो जान जाओगे। इसके अलावा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लास्ट अगर हम 5 और 10 ईयर्स की बात करें तो पीटी और मेंस में किस पैटर्न पर जो क्वेश्चन है वे पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें जरूरी होती है। तो रिसेंट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज अगर हम पढ़ते हैं कृषि में, जैसे कृषि में बायोपचार जो टेक्निक आती है वह क्या है, ठीक है। चलिए 5 हम इसमें देखेंगे, रिसेंट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज है ना, हो गया। डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये आपको संभवतः एक बुक में नहीं मिलेंगे या बेसिक में ये कवर नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, करंट अफेयर, या फिर इसके लिए थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा जरूरत होती है मेहनत करने की। और इसमें 6 पॉइंट है IR इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। अब देखो ये इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है वह किसके बारे में हो रही है, रिलेशंस के बारे में हो रही है या फिर एग्रीकल्चर को लेकर मान लीजिए किसी एक कंट्री के द्वारा कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई जिससे किसी पर्टिकुलर जो क्रॉप है उससे डबल और ट्रिपल उसका प्रोडक्शन हो गया, तब इस तरह की टेक्नोलॉजीज का पूछा जाना बहुत ही संभावित होता है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर को लेकर टॉपिक्स है जहां से आप इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। हर एक टॉपिक का 360 डायमेंशन पहले हमें समझना है कि एग्रीकल्चर तो इससे क्या क्या क्या, समझ रहे हो क्या जुड़ रहा है, और है ना। तो देख लेना, अगर आपके पास आप मेहनत करना चाहते, देखो सेल्फ स्टडी सही डायरेक्शन में हो बहुत बेहतर है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका है, सारी चीजें तो पढ़ा नहीं रही हूँ, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। तरीका ये हो सकता है, लास्ट 6 मंथ और 1 ईयर का जो भी आपके पास करंट अफेयर है उसमें एग्रीकल्चर वाला सेक्शन होगा, उसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। हर एक क्लास के साथ मैं आपको कुछ इनसाइट्स, कुछ होमवर्क्स देती हूँ ताकि आपका जो मेंस है उस पर होल्ड हो सके, है ना। तो यहाँ पर केवल पढ़ना नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन जो पार्ट है उसको भी हमें सीखना है कि आखिर यूपीएससी में हमें वह कैसे हेल्प करने वाला है। सो साथ साथ लिखते जाइए। चलिए आगे चलते हैं। ये चैप्टर बेसिकली आपको इस वाले बेसिक पोर्शन पे आपको एक होल्ड देता है, आपको स्टार्ट जो है वह कराता है, बेसिक सिखाता है। लेकिन ये केवल इतना नहीं है, इसका बेसिक भी थोड़ा सा ज्यादा है जो कहीं और से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए सो देखो एग्रीकल्चर, फर्स्ट है व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है। और सेकंड है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 टाइप्स जो है वह होते हैं। एक होता है कि आप अपना जीवन यापन के लिए आपकी जो फिर जरूरतें हैं फूड को लेकर, आप केवल उतना ही उगा रहे हैं जितना से आपका जो भरण पोषण है वो हो जाए। तो आप केवल अपने लाइवलीहुड, अपनी केवल आजीविका चलाने के लिए केवल उस काम को कर रहे हैं, है ना। आप व्यापार करने के लिए उस काम को कर रहे हैं। मतलब सबके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में अंतर होता है कि कोई इसलिए फसल उत्पादन कर रहा है, कोई इसलिए एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है क्योंकि वह अपनी फैमिली के लिए फूड चाहता है, और कोई इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मार्केट में उस चीज को सेल करना है, मार्केट में उसको बेचना है। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स में अंतर होता है ना। सो देखो जो लोग ऐसे होते हैं जो कि केवल अपनी लाइफ को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए खेती करना चाहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, है ना। क्या कहते हैं हम, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में फर्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी जीवन निर्वाह कृषि।
निर्वाह कृषि, ठीक है। निर्वाह मतलब आप अपने जीवन की केवल आवश्यकताओं के लिए ही जो है वह उगा रहे हैं। देखो बेसिकली हम देखेंगे फ्रेंड्स कि निर्वाह कृषि में एक और कृषि शामिल होती है जिसे कि हम आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में, ठीक है, एक तो निर्वाह कृषि हो गया, और निर्वाह कृषि का एक और टाइप हम देखेंगे जो कि होता है आदिम कृषि, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी आदिम कृषि, ठीक है। अब जो हम इस आदिम निर्वाह कृषि की बात करेंगे, माँ है ये, है ना, नानी है। आदिम निर्वाह कृषि, इसके अगेन टू टाइप्स होते हैं, इसके अगेन टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो जो आपने स्लैश एंड बर्न सुन रखा है, स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन पद्धति, और दूसरी है चलवासी, है ना, नोमडिक हर्डिंग। तो यहां पर दो इसके और टाइप्स हो गए। तो प्रीमिटिव सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है इसके टू टाइप्स हो गए। एक तो हो गया आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, और सेकंड है इसमें चलवासी, नोमेडिक हर्डिंग फार्मिंग, चलवासी पद्धति, ठीक है। तो ये तरीका था बच्चों, ठीक है। ये पहला तरीका हमने देखा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में। फर्स्ट जो इसका टाइप था वह था सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, और इसके टाइप में जो इसका सेकंड टाइप है, ये भी हो सकता है कि हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट में आपको जो क्रॉप्स है या फिर जो लाइफ स्टॉक है, जो पशुधन है, उसका विक्रय करना है, एक बड़ी मात्रा में विक्रय करना है ना। सो यहां पर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में सेकंड जो टाइप है ये क्या हो गया, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। अब देखो कमर्शियल में भी हम देखेंगे कि इसमें दो टाइप्स होते हैं। कमर्शियल में भी आगे हम देखेंगे कि इसके टू टाइप्स हो सकते हैं। एक तो है आपका मिश्रित या मिक्स्ड, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि, और सेकंड है आपका प्लांटेशन, रोपण कृषि, प्लांटेशन रोपण कृषि, ठीक है। अब मैं यहां कुछ स्टार लगा रही हूं जो आपको ध्यान दिलाएगा कि यूपीएससी ने वहां से क्वेश्चन जो है वह पूछे हुए हैं। मिक्स्ड और प्लांटेशन, इन दोनों की देखो, मिक्स्ड में क्वेश्चन पूछा था कि मिक्स फार्मिंग जो है वह क्या कहलाती है, और आपको 4 सेंटेंस जो है वह दे दिया। और उसमें मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है कि आप जो क्रॉप्स, फसलें हैं, उसका भी उत्पादन कर रहे हैं, और दूसरा जो लाइफ स्टॉक है, जो पशुधन है, वो भी आप पाल रहे हैं, है ना। तो लाइफ स्टॉक प्लस क्रॉप, जो क्रॉप्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहां पर यूपीएससी ने क्या पूछा, एक तरह से डेफिनेशन पूछ ली, आपको वर्ड दे दिया कि व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। अब सेकंड देखो, प्लांटेशन में यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा था, क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहे उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन मैंने मेंस के ज्यादा रखे हैं आज, ताकि आपको एक मेंस की अप्रोच भी मिले एग्रीकल्चर को लेकर, है ना। पीटी के क्वेश्चन कुछ ही रखे हैं, हाँ यूपीएससी के पीवाईक्यू नहीं रख पाई हूं। जब मैं आपको ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कराऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि हमने एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ा था, अब एग्रीकल्चर से ये क्वेश्चन आए थे, आप खुद समझ जाएंगे कि कितना आपको हेल्प किया ये क्लास। तो यहां पर क्या किया कि जो प्लांटेशन है बच्चों, प्लांटेशन से क्वेश्चन आ गया और उसमें एक सेंटेंस दे दिया और नीचे लिखा हुआ था कि ये प्लांटेशन है, मिक्स्ड है, सबसिस्टेंस है, प्रिमिटिव है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे दिए। तो कभी ऑप्शन देके डेफिनेशन, कभी डेफिनेशन देके आपसे मेन जो कीवर्ड है वह जानना चाहती है। तो इस तरीके से ये यूपीएससी का पैटर्न है।
इसके अलावा जो इस चैप्टर में हमें देखना है वो है आपका मेजर क्रॉप्स, है ना। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड हमें इसमें बात करना है मेजर क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स की हम बात करने वाले हैं और इनकी इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उस पर हम बात करेंगे। ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करूंगी क्योंकि ज्यादा इस पे मैं जो आपसे डिस्कशन इस क्लास में करने वाली हूं, हम कुछ मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जो इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस और बाकी चीजें वो याद तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो जो चीजें फैक्चुअल है समटाइम्स हम उसको छोड़ सकते हैं, है ना, कि उस आप पर छोड़ दिए कि आप उसको पढ़ लीजिए, बाकी चीजें मैं समझा दूंगी। और थर्ड हम इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, लेकिन इसमें बहुत पार्ट उसका है नहीं, तो मेजरली हमें इन दो बातों पर जो है इस क्लास में फोकस करना है कि मेजर जो क्रॉप्स है वह क्या है और टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, और यहां पर मैंने आपको जो क्वेश्चन है वह बता दिए। क्लियर? चलिए साथ साथ वैसे नोट्स बनाते जाइए। चलो कुछ वर्ड्स की बात करते हैं, कुछ शब्दों की बात हो जाए। एग्री प्लस कल्चर इक्वल्स टू एग्रीकल्चर, कृषि। सो कृषि आखिर है क्या? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन और द सॉइल, रेजिंग क्रॉप, रियरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, है ना। तो यहां पर जब एग्रीकल्चर की बात की जा रही है तो एग्रीकल्चर जो है वह दो वर्ड से मिलकर बना है, एक एग्री और दूसरा कल्चर। इसका मतलब क्या है? फसलों को उगाना, पशुपालन, इन सबका जो साइंस है, इन सबका जो आर्ट है वही एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कृषि भी कह रहे हैं। अब देखो आगे हम देखेंगे सेरिकल्चर, तो सेरी प्लस कल्चर इक्वल्स टू सेरिकल्चर, जो कि इसका मतलब हुआ कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। यहां पर सेरिकल्चर मतलब रेशम उत्पादन होता है, ठीक है। सेरिकल्चर मतलब क्या हुआ? रेशम उत्पादन। सेरिकल्चर मतलब रेशम उत्पादन करना, ठीक है। थर्ड है आपका पिसिकल्चर, 1 2 3 4 5, पिसिकल्चर, ठीक है। सो पिसिकल्चर मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स। तो यहां पर विशेष रूप से जो तालाब या फिर पोखर बनाकर जो फिशिंग की जाती है, जो मत्स्य पालन किया जाता है, वो फिशिकल्चर होगा। देन हम देखेंगे फोर्थ है विटिकल्चर, है ना। विटिकल्चर दैट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, विटिकल्चर दैट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, है ना, अंगूर की खेती। फिफ्थ है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड कमर्शियल यूज, ठीक है। अब देखो हॉर्टिकल्चर, अगर हम बागवानी की बात करें, गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी एक मिशन जो है वह लाया गया, ठीक है, उद्यान कृषि कह देते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो हॉर्टिकल्चर या बागवानी कृषि है, मैंने आपको क्या बताया कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वहां से क्वेश्चंस आता है, और यहां पर हमने एक बेसिक में हॉर्टिकल्चर की बात की। चलो आओ एक क्वेश्चन दिखाती हूं, ठीक है। वेयर इज ओके। 2018 में पूछा गया यूपीएससी का क्वेश्चन, जिसमें कि प्रश्न पूछा यूपीएससी ने, एक्सेस द रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, इन बोस्टिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स, हाउ फॉर हैज इट सक्सीड इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, वहां से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब देखो यहां पे प्रश्न क्या पूछते हैं, बस अगर आपने इस मिशन को पढ़ा है और आप एक तरीका अगर समझ पाते हैं, तब आप बहुत इजीली इसका जो आंसर है वह लिख पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि आखिर ये जो मिशन था गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया, है ना, और ये किस तरीके से बूस्ट करेगा प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को और फार्मर्स की इनकम को। और साथ ही गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा था कि 2022 तक, अब तो 22 बीत चुका, 23 आ चुका, कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, और इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन कैसे हेल्प करेगा। तो देखो बेसिकली गवर्नमेंट का जो स्कीम है, इसके बारे में आपने एक आध फैक्ट लिख दिया, कब लॉन्च हुआ, ठीक है। और लॉन्च के बाद आपने इसमें बताया कि इसका जो एम है, आखिर वह एम मेन क्या है, और ये जो एम है इसको पाने के लिए क्या क्या ऐसे
इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स या पैरामीटर्स रखे गए हैं जिससे हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपको बताना है कि अगर इनकम को इंक्रीज करने की बात की जाए, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जाए, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, तब इस स्कीम में ऐसे क्या क्या जो प्रोविजन है किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इसमें लिखना है हॉर्टिकल्चर मिशन में। इसके अलावा आपको याद रखना है जो भी इस तरह के मिशन आपने देखे हैं एग्रीकल्चर में, वहां से इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं या फिर आप लिख लेंगे अपने आप से। कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देती हूं, है ना। मेंस आंसर राइटिंग करना है तो थोड़ी सी शुरुआत आपको अभी करनी पड़ेगी। देखो अगर हम देखेंगे बेसिकली तो जो फार्मर्स है उनकी जो इनकम है, गवर्नमेंट ने जब ये लक्ष्य रखा कि हमें 2022 तक डबल फार्मर्स की इनकम करनी है, तब कई तरह के जो लक्ष्य है, कई तरह के जो स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोग्राम लेकर आती है ना। तो यहाँ पर उन प्रोग्राम से क्या है कि एक जो इनकम है वह फार्मर्स की बढ़ेगी, और उसी में से एक था बागवानी मिशन। अब इसको कब लॉन्च किया गया याद रखना, दिस स्कीम वाज लॉन्च अंडर द 10th जो 5 ईयर प्लान था। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? अगर आप ये सोचें, जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 10th 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना सुन के अजीब तो नहीं लग रहा आप सभी को, क्योंकि आप नीति आयोग के एजेंडे आ गए। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स, अब बीते समय की बातें हो गई, एक इतिहास हो गए। तो यहाँ पर इसे 10th जो आपका 5 ईयर प्लान है ना, इसे इस वक्त लॉन्च किया गया था 2005-06 में। 2005-06 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा देखो इसका जो मेन उद्देश्य था वह यही था एनएचएम का कि बूस्टिंग द प्रोडक्शन। मेन एम इसका एक तो लॉन्च आपने लिख दिया, मेन उद्देश्य क्या था और कैसे अचीव करेगा, बस यही बातें। कोई चैलेंजेस है तो 1-2 चैलेंजेस और फिर एक सधा हुआ आपका कंक्लूजन जो 3 से 4 लाइन का हो। मैं आप सभी के कमेंट्स देखती हूँ, कुछ स्टूडेंट जो कि सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, जो मैं होमवर्क देती हूँ वह करते हैं, उन्होंने कुछ आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखे होते हैं। समटाइम्स हम चेक भी कर लेते हैं, है ना, समटाइम्स उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, बट फिर भी वो देख चुकी होती हूँ मैं। तो उसमें मैंने देखा कि एक स्टूडेंट ने कंक्लूजन में 7 से 8 लाइन लिखी होती है। कंक्लूजन में बच्चे हमें इतना नहीं लिखना होता है ना। कंक्लूड अगर आपको करना है तो इसके लिए आई थिंक 3 और 4 लाइन इनफ होती है, मोर देन इनफ होती है, क्योंकि आपके पास जो आंसर लिखने के लिए वर्ड होते हैं या तो 150 और या तो 250। अब आप खुद सोचिए कि अगर 150 और 250 वर्ड्स में अगर आपको आंसर लिखना है, और अगर आपने केवल कंक्लूड आप कर रहे हैं, अब बीच में आपने स्टार्टिंग में भी लिखना है, इंट्रो भी देना है, उसमें बॉडी पार्ट भी लिखना है, दैट मीन्स कि जो मेन पूछा गया, जैसे चैलेंजेस पूछे गए किसी स्कीम के, है ना, वो उस पर मेन फोकस करना है, उससे ओवरकम कैसे होंगे, और एक आपको गो हेड दे देना है ना। एक आगे क्या हो सकता है, एक पॉजिटिवनेस के साथ उसको खत्म करना है, कंक्लूड जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका कम लाइंस का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एम या रोल देखेंगे कि एनएचएम जो है बूस्टिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, boosting the productivity, production and income। ठीक है, उत्पादन, उत्पादकता और जो इनकम है, किसानों की आय है, इस चीज को बढ़ाना, इसका मेन लक्ष्य रखा। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या क्या इसके मेन, जैसे कि इसमें ये कहा गया कि जो फार्मर्स हैं वह मल्टीपल, एक तरह से अपने यहाँ जो कल्टीवेशन कर रहे हैं वह मल्टीपल क्रॉप्स का कर सकते हैं, ताकि अगर उन्हें कभी एक फसल में नुकसान हो जाए तो वह दूसरी फसल से जो है, दूसरी जो क्रॉप है उससे लाभ ले सके, बेनिफिट ले सके, और बेनिफिट ना भी हो तो इतना ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, उसको थोड़ा सा तो जो कवर है वह किया जाए। इसके अलावा हम देखेंगे कि हायर प्रोडक्शन वाले, मतलब ऐसे जो सीड्स है, ऐसे जो बीज है जिनसे ज्यादा उत्पादन होता है, वह भी किसानों को इसके अंदर प्रोवाइड कराए गए। जो भी बागवानी की और फसलें हो सकती थी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, उन सबसे परिचित करा के एक अवेयरनेस जो है वह फैलाई गई। सरकार के विभिन्न जो विभाग, जो डिपार्टमेंट्स है, वो सब इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, बैंक्स के द्वारा जो लोन है ये दिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें शामिल थी।
तो यहाँ पर ये जो मेन रखा गया, लेकिन हाँ अगर हम इसके चैलेंजेस देखें, ठीक है, चैलेंजेस भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। मान लीजिए प्रोडक्शन तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन अब आप इसको रखोगे कहाँ? तो इन एटिकेट जो कोल्ड स्टोरेज है, आपने कह तो दिया कि ठीक है बागवानी जो फसलें हैं उसका आप बहुत ज्यादा उत्पादन कर ले, लेकिन अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तुरंत तो सेल हो नहीं जाएंगी मार्केट में, कहीं ना कहीं आपको उसको प्रिजर्व करके रखना होगा। क्यों? आखिर गवर्नमेंट इस तरह की कोल्ड स्टोरेज वाली जो ट्रेन में आप देखेंगे कि जो इस तरह की गुड्स ट्रेन होती है, मालगाड़ियों की जो होती है, उन सभी में इस तरह के जो कोल्ड स्टोरेज डिब्बे हैं अलग से वह लगाए गए कुछ कुछ योजनाओं के अंतर्गत। तो ये क्या था कि किसानों का जो एक उनकी जो मेहनत है वो खराब ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज है बच्चों, ये इनएटिकेट है ना, ये अभी प्रॉपर इतने अवेलेबल नहीं है, इनएटिकेट है ये, अपर्याप्त मात्रा में है कोल्ड स्टोरेज, ये चैलेंज हो गया। इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसान अपने पास पूरा जो इंफ्रा है वह डेवलप नहीं कर सकता कि वो अच्छे से प्रोडक्शन भी कर ले, इरिगेशन भी कर ले, और भी जो चीजें हैं वो सारी चीजें कर ले, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि वो प्रॉपर इंफ्रा नहीं क्रिएट, वो कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकता, उसके पास उतना इंफ्रा बिल्ड करने के लिए कैपिटल नहीं है। तब जाके गवर्नमेंट इस चीज को प्रोवाइड करे, तो इंफ्रा जो है ये भी इनसफिशियंट है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, है ना। अगर हम देखें कि मार्केट जो है वह अवेलेबल होना चाहिए, वरना आपने ज्यादा प्रोडक्शन भी कर लिया। आप देखेंगे किसान किस तरह से अपनी जो बहुत सारी आप ऐसे फसलों को देखें, सब्जियों को देखेंगे कि जब उन्हें मंडियों में बहुत कम प्राइस मिलता है, 1 या 2 रुपए किलो के हिसाब से, 1 या 2 रुपए केजी के हिसाब से जब चीजें उन्हें बेचनी होती है, तब वे क्या करते हैं, सड़कों पे या फिर बीच चौराहों पे अपनी जो सब्जियां उसको फेंक कर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तब यहां पर हम देखेंगे कि अगर आपके पास लिमिटेड मार्केट है, सीमित मार्केट है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि आप उसको किसी अच्छी जगह पर बार्गेन करके, नेगोशिएट करके बेच सको, है ना। तो यहां पर मार्केट जो है वह भी हमारे पास लिमिटेड है। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड हाई प्राइस फ्लक्चुएशंस, है ना। तो यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट जो है वह सपोर्ट तो करती है, बट जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है ये भी प्रॉपर नहीं है, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है ये भी प्रॉपर नहीं है ना। तो यहां पर ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस तरह के, चाहे हॉर्टिकल्चर मिशन हो या फिर और भी इस तरह के अगर मिशन हो, तो उन सब में यही चैलेंजेस। अच्छा खुद सोचो, किसी भी तरह का मिशन हो जुड़ा हुआ तो किसान से है, तो इसके चैलेंजेस क्या होंगे कि या तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। अब चीज को इस मेन बात को समझना, तो कभी भी आंसर लिख ले जाओगे। मेंस का आंसर लिखने के लिए आपको बेसिक बातें आनी चाहिए। आपको हॉर्टिकल्चर मिशन आता है, नहीं आता है, या फिर आपने पीटी के लिए केवल एक फैक्ट पढ़ रखा है, ठीक है, उतने में आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। किसानों की आय बढ़ाने की जरूरत क्यों है, ठीक है, 1-2 लाइन आपने ये लिख दिया। इसके अलावा आपने ये तो आप हर जगह लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर किसानों से जुड़ा हुआ है तो उनके पास कैपिटल लिमिटेड है, उनके पास मार्केट में जो उनके पास मार्केट अवेलेबिलिटी है वह भी लिमिटेड है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडीज, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सब्सिडीज के रूप में जाता है ना। तो यहां पर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ठीक है सपोर्ट कर रही है, लेकिन हर एक स्कीम से जुड़ा हुआ आप ये ड्रॉबैक जो है वह यूज कर सकते हैं, एज अ चैलेंज इसको लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वह उतना इनएटिकेट नहीं है जितना होना चाहिए। साथ ही कोल्ड स्टोरेज है या फिर ये सारी चीजें। और जब पॉजिटिव में लिखना हो तब लिख दो कि गवर्नमेंट जो है वह एमएसपी दे रही है, मार्केट जो है आप डिजिटल मार्केट हो रहा है, डिजिटल इस तरह से जो मंडी है वह हो रही है ना। चाहे हम किसी भी फसलों की बात कर ले, अनाज की बात कर ले, तब ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो है जो नॉर्थ में है वह साउथ में भी बेच सकता है। तो इस तरीके से जो अब डिजिटल, एक तरीके से हम कहें एग्रीकल्चर का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इससे फार्मर्स को काफी हेल्प मिलेगी। तो हमेशा इस तरह से आपको चीजों को जोड़कर देखना है, केवल बेसिक में नहीं रहना है कि बस मेजर क्रॉप्स क्या है, ठीक है। अगर हम राइस कल्टीवेशन की बात करें, वीट कल्टीवेशन की बात करें, इतना टेम्परेचर चाहिए, इसमें मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। जब हम वीट की बात करेंगे तो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए,
है ना, हम अगर पैडी या फिर राइस की बात करें तो यहाँ पर हाई रेनफॉल जो है उसकी जरूरत, केवल यहाँ नहीं, इतना नहीं पढ़ना है, ये तो जानना ही है, ये तो जानना ही है। इसके अलावा आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए अपना करंट अफेयर और बाकी जो अप्रोच है उसको भी खोलना होता है। समझ गए इस बात को? तो सभी जगह आप ये जो चैलेंजेस है वो सभी जगह लिख सकते हो, जो भी चीजें रिलेटेड है किसानों से, फार्मर्स से, जो भी चीजें रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। तो जैसे कभी भी एग्रीकल्चर लिखोगे तो आपको हमेशा पता है कि इंफ्रा जो है वह प्रॉपर नहीं है, इनएटिकेट है, इनसफिशिएंट है, बस लिख दो। समझ में आया? ट्वेंटी 2021 में एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा इसको देखते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण। ठीक है, अगर हम यहां पर फसल विविधीकरण की बात करें, इसका मतलब क्या है फसल विविधीकरण का? पहले तो यही जानो, फसल विविधीकरण का मतलब क्या हुआ? नई फसल या फिर नई प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ लेना। हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट चैलेंजेस क्या है फसल विविधीकरण में? केवल चावल और गेहूं नहीं उगाना है। हम देखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर का जो 3-4%, 60-70% जो हिस्सा है हमारे एग्रीकल्चर का, जानते हो कौन सी क्रॉप है? व्हीट और राइस। और ज्यादातर अगर आप पंजाब की बात कर ले, देखो जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की आप दो कमियां, जो सबसे बड़ी कमियां हैं, एक तो आप देखते हो कि ये सीमित क्रॉप्स पर ही इसका प्रभाव पड़ा था और केवल वो दो क्रॉप थी, व्हीट और राइस, और केवल कुछ स्थानों, केवल सभी जगह पर नहीं था। आज भी हम देखें कि साउथ में या फिर और चले जाओ तो बाकी जो किसान है वह गरीब ही है। केवल हरियाणा और पंजाब का जो किसान है उसमें क्या ऐसी विशेषता थी कि केवल वही अमीर हुआ? आप ज्यादातर आप जो भी हरियाणा और पंजाब के आप जो रैप और सॉन्ग्स देख लो उसमें पता चल जाएगा कि उनकी जो समृद्धि अब कहां पर है। तो दो एक तरीके से जो हम लिमिटेशंस देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो क्या थी कि सीमित क्षेत्रों पर प्रभाव और सीमित फसलों पर प्रभाव। ठीक है, तो उसमें देखो चावल और गेहूं पर ही इतना ज्यादा फोकस कर दिया गया, बाकी क्या फसलें हैं नहीं, बाकी कुछ नहीं चाहिए कि खाने के लिए, केवल गेहूं चावल से काम चल जाएगा। सब्जियां भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, बाकी और इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स हैं वो भी चाहिए, दालें भी चाहिए, है ना, ऑयल सीड्स भी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे इसकी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है अगर हम केवल एक या दो फसलों पर फोकस करें। सबको चावल उगाना है, ऐसे में क्या रेट, आप देखो इरिगेशन लिमिटेड है, चीजों को जोड़ना, इरिगेशन की अगर हम व्यवस्था की बात करें, सिंचाई की व्यवस्था लिमिटेड है। हम ज्यादातर देखेंगे कि हम मानसून पर ही निर्भर है कि चलो अभी मानसून है, अभी धान की बुवाई कहीं कहीं चल रही है। कल मुझे एक स्टूडेंट ने एक वीडियो सेंड की जो वो धान की रुपाई खेतों में कर रहा था। तो आप देखेंगे कि मानसून के आने के साथ साथ, है ना, चाहे यूपी बिहार इन सब बेल्ट्स की अगर हम बात करें तो धान और जो पैडी है, राइस, इस सब का जो प्लांट रोपण है वह शुरू हो जाता है। तब ऐसे में हम देखेंगे कि मानसून पर अगर निर्भर है तो ये एक बड़ी लिमिटेशन हो गई, है ना। और ऐसे में अगर चावल मान लीजिए ऐसी जगह किसी को साउथ में उगानी है और यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है वह उतनी है नहीं, और राइस के लिए क्या चाहिए, राइस अगर पैडी की हम बात करें तो उसके लिए हाई रेनफॉल चाहिए। तो अच्छा है ना, क्यों राइस उगाना है, कुछ और उगा लो ना। और राजस्थान वाले जिद करें या फिर ऐसे एरिया जहां पर कि आप देखोगे कि ज्यादा इरिगेशन के लिए जो वाटर में इनसफिशिएंट वाटर स्ट्रेस है, आप कहोगे कि नहीं हमें तो राइस कल्टीवेशन करना है, कर लो। कहां से लेकर आओगे पानी सिंचाई के लिए? अरे कोई और फसलें उगा लो ना। तो यहां पर फसल विविधीकरण क्लाइमेट चेंज को भी कम करता है। क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर पर पड़ता है एडवर्सली, है ना, तो यहां पर इस चीज को भी कम करने का जो प्रयास है, एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है फसल विविधीकरण। तो वर्तमान में जो चैलेंजेस है उस चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, तो एग्रीकल्चर में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी वर्तमान में चल रहा है कि हम एक ही फसल पे फोकस कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि हम यहां पर क्रॉप जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो फसल विविधीकरण है, ये कर सकते हैं और इससे सभी को लाभ है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले बता देना है, कुछ चीजें समझ में आई जो मैंने आपको बताई। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाती हूं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स, और आपको एक अच्छा आंसर जो है इससे लिखना है। सो बेसिकली देखो कि न्यू क्रॉप्स या फिर क्रॉपिंग स्टाइल्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में शामिल करना, है ना, यही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है।
न्यू क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम को, ठीक है, एग्रीकल्चर से जोड़ना, कृषि उत्पादन में शामिल करना, यही फसल विविधीकरण है, यही आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। तो यहां पर हम देखेंगे कि मोस्टली देखो इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट देखते हैं, चैलेंजेस देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। बेनिफिट्स ये हैं, सारे किसान अमीर थोड़ी है। एटलीस्ट अगर हम 70 to 80% फार्मर्स की अगर हम बात करें, किसानों की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखना कि इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन का टुकड़ा है। अब ऐसे में आप उसमें क्या ही उगा लोगे? तब ऐसे में आपको फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वह काफी हेल्प करेगा आपकी इनकम को सेव करने में और बाकी सब में, है ना। तो यहां पर जो क्रॉपिंग पैटर्न है, अगर ये 70-80% फार्मर ऐसा है जिसके पास भूमि जो है लैंड बिलो 2 हेक्टेयर, ठीक है, तब इसके लिए ये जो क्रॉप पैटर्न अगर ये चेंज करेगा और अगर ये मेज और जो पल्सेस है, ठीक है, मोटा अनाज है, मक्का है, दालें हैं, अगर इन सबको लगाएगा तब ये ज्यादा सेफ होगा। इसके अलावा एक और बेनिफिट अगर हम इसका देखें कि देखो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कुछ जो क्रॉप्स है उसकी प्राइस बहुत डाउन चली जाती हैं। अगर मान लीजिए सबने इतना ज्यादा गेहूं उगा लिया तो फिर यहाँ की प्राइस तो जो है वह डाउन हो गई। सप्लाई डिमांड वाला कॉन्सेप्ट लग गया। अगर प्राइस डाउन है और आपके पास कई इस तरह की क्रॉप आपने अपनाई हुई थी तो एक का डाउन हो गया प्राइस, बाकी का तो जो प्राइस है वह ठीक मिल रहा है ना आपको मार्केट में, तब ऐसे में आपको एक तरीके से ये जो फ्लक्चुएशन है प्राइस का उससे भी आप बच सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर हम वेदर कंडीशंस की बात करें तो इसका एक बेनिफिट सबसे अच्छा तो ये है कि जो हम क्लाइमेट चेंज देखते हैं, कहीं पर सूखा है, कहीं कुछ है, क्लाइमेट चेंज या जो वेदर कंडीशंस हैं, आप इसके भी जो प्रभाव है वेदर कंडीशंस, ठीक है, इसके भी आप प्रभाव को कम कर सकते हैं। वेदर कंडीशंस के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। आप इस तरह की फसलें उगाएं जो कि उस पर्टिकुलर ड्रॉट में सूखे को भी सहन कर ले। इसके अलावा हम देखेंगे कि मिक्स जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये काफी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अब हम देखो अगर एक और बेनिफिट इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो देश है मान लीजिए वह कुपोषण से जूझ रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो बच्चों माल न्यूट्रिशन अगर है और अगर जो पल्सेस है, ठीक है, ऑयल सीड्स है, हॉर्टिकल्चर है, बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल है, तो ये सब क्या करेंगे, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है इसको भी इंप्रूव करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इसको भी इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो यहां पर 3-4 बेनिफिट हो गए, बस ठीक है। आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात चैलेंजेस की कर लेते हैं, ठीक है। चैलेंजेस में देखो, चैलेंजेस ये हो गया कि अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो यहां पर कंट्री में ज्यादातर डिपेंडेंट है रेनफॉल पर, तो इसके चैलेंजेस कहां गए? अगर हम रेनफॉल पर डिपेंडेंट हैं तब तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हुई कि बस मानसून आएगा तभी हमें जो एग्रीकल्चर है वह हम कर पाएंगे। इसके अलावा ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड क्या है? ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा दोहन करना संसाधनों का, चाहे वाटर हो चाहे लैंड हो, है ना, इसका ज्यादा दोहन करना जिससे कि एक एनवायरनमेंट जो है वह नेगेटिवली जो है वह इम्पैक्ट उस पर होता है, सस्टेनेबिलिटी नहीं आती एग्रीकल्चर में। इसके अलावा हम देखेंगे इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ सीड्स, है ना, अगर हम सीड्स की बात करें तो इसकी जो सप्लाई है, बीजों की जो सप्लाई है वह भी कैसे इनएडिक्वेट। अरे यार, अगर आपको क्रॉप्स लगानी है आपको सीड्स तो चाहिए, लेकिन अगर सीड्स ही नहीं मिलेंगे आपको, उसी की सप्लाई ठीक नहीं है, तब क्या करोगे? बीज ही अगर अवेलेबल नहीं है तब आप क्या करोगे? तो ये एक चैलेंज है। इसके अलावा हम देखेंगे, अब देखो फिर आ गया पुअर बेसिक इंफ्रा,
सभी में आ गया जो लास्ट मैंने आपको बताया कि ये सभी के चैलेंजेस में होगा, चाहे रेनफॉल की बात हो, रिसोर्सेज की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों, ये कैसा है, पुअर है, कमजोर है, कम है, जरूरत इनएटिकेट है ना, तो इनएटिकेट इंफ्रा है। क्लियर है? तो यहां पर लास्ट मैंने आपको चैलेंज में बताया ना कि जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैलेंजेस लिखना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आप बिना सोचे समझे लिख दो, चाहे वह किसानों की तरफ का इंफ्रा हो या फिर उनके एनवायरमेंट रिलेटेड इंफ्रा हो या फिर गवर्नमेंट की साइड से इंफ्रा हो, इनएटिकेट है, लिख दो इस चीज को। इसके अलावा देखो नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन क्रॉप डाइवर्स। देखो इसके अलावा और भी हो सकते हैं बट वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अब आप थोड़ा सा रिसर्च करते रहना। अब मैं आपको बताती हूं कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो कैसे आखिर इस अपॉर्चुनिटी जो है इसको लेकर आएंगी। ठीक है, चलो तो हम न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे कि ये आखिर कैसे हमारी जो हेल्प है वह कर सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। तो देखो आईटी जो रेवोल्यूशन है, सूचना अगर हम प्रौद्योगिकी की बात करें तो जो आईटी रेवोल्यूशन है, जैसे कि हम फॉर्म टू फोक की बात करते हैं, मतलब खेत से लेके आपकी चम्मच तक, है ना, जो हम खा रहे हैं, हमारी जो प्लेट में चीजें हैं, हमारे प्लेट में जो भोजन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें खेतों की सब्जियां डायरेक्ट जो है वह हमारे घर में हमें उपलब्ध हो जाए। तो आप देखो ये टेक्नोलॉजी है। आपने ग्रोसरी मंगाई, जैसे कि मैं ब्लिंकिट का यूज करती हूँ, 10 मिनट में सामान आ जाता है। ठीक है, जो सब्जियां हैं, जो भी आपको मंगाना है, मिल्क प्रोडक्ट है, अब तो उस पर बाकी भी जो सामान है वो ऐड कर दिया। तो चाहे ब्लिंकिट का आप देख लो, यूज कर लो, या फिर आप ज़ेप्टो, हाँ ज़ेप्टो, तो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट, तो ये क्या है, ये अगर इस तरह की कंपनीज फार्मर के साथ अनुबंध कर लेती हैं, समझौता कर लेती हैं, तो फार्मर्स जो डायरेक्ट इस तरह की कंपनियों को अपनी सब्जियां बेच दे, वो प्रॉपर इंफ्रा बना लेंगी इस तरह की कंपनीज, और जब जो कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन तो सीधा उनके घर पे जो है वो डिलीवरी हो जाएगी। तो हो गया ना, फॉर्म टू फोक हो गया ना। तो यहाँ पर ये आईटी रेवोल्यूशन ही तो है, यही तो टेक्नोलॉजी है जो हमें इस चीज की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आपने आप केवल बेसिक ही रटते जाओगे ना तो यूपीएससी पास नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजी का असर हमारी सोसाइटी पर क्या, हमारे कल्चर पर क्या है, एग्रीकल्चर पर क्या है, समझ रहे हो, हर चीज पे देखना है। चलो आगे देखते हैं। आईटी रेवोल्यूशन हो गया। इसके अलावा देखो बच्चों, आपने एक्वापोनिक्स सुना होगा। एक्वापोनिक्स क्या होता है कि कृषि के लिए आपको मिट्टी की जरूरत नहीं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसको कि आप पानी पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने मनी प्लांट देखा होगा, उसके लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती। आपने कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं जो सजावट वाले होते हैं, आपने उसको केवल पानी की सतह पर उगा लिया। तो अब एक्वापोनिक्स जैसे जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती, आखिर है तो तकनीक ही, है ना। तो यहाँ पर देखो इस तरह की चीजें अगर आप अपनाओगे तब भी आप जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है इसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हम देखेंगे अर्बन फार्मिंग, शहरी कृषि। अर्बन फार्मिंग, अब शहरों में इतनी ज्यादा जगह तो अवेलेबल होती नहीं है, तो शहरी कृषि के कुछ अलग ही फायदे हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि जो छोटे किसान हैं उनके पास फाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो ये फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं, आप देखेंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है, ध्यान रखना, मेंस एंड पीटी दोनों में। तो यहाँ पर चाहे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ये सभी क्या कर सकते हैं, क्रेडिट सप्लाई हो जाती है आजकल ऑनलाइन। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो है वह आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि चाहे सॉइल हेल्थ प्रोफाइल हो, गवर्नमेंट की इस तरह की स्कीम्स हो, मिट्टी को जांचना, उसकी हेल्थ क्या है उसको जांचना, वह किस तरह की क्रॉप के लिए ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा सुंदर है, उस तरह की क्रॉप्स जो है वह सजेस्ट की जाए किसान को कि आप अपने खेत में इस तरह की जो क्रॉप है वह उगाए, यहाँ का जो क्लाइमेट है वह कुछ इस तरह का, इस तरह के मैप, इस तरह के एटलीस्ट जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो ये एक हेल्प ही तो हो गया। तो आईटी रेवोल्यूशन हो या कुछ भी हो, हमेशा जो भी बेसिक पढ़ रहे हो उसको जोड़ के देखो। लिखोगे अब इस क्वेश्चन का आंसर। 2 क्वेश्चन और है ना, लेकिन ये क्वेश्चन रुक के बताती हूँ। पहले थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर लें। आई होप कि आपको
ये मेंस के क्वेश्चन का जो इंसाइट है वो थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर कृषि, एग्रीकल्चर आखिर है क्या? तो प्लांट से लेकर, ठीक है, प्लांट से लेकर जो ट्रांसफॉर्मेशन है फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, प्लांट से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये बेसिकली हम देखते हैं कि ये 3 तरह से हो सकता है। और इसमें ये जो 3 तरह है वह क्या है? 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वह इसके बीच में होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, 3 तरह की आर्थिक प्रक्रियाएं जो है वह होती है। जब हम देखते हैं कि प्लांट से लेकर अगर आपको फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है इसके बीच का जो सफर तय करना होता है, 3 तरह की प्रक्रियाएं, 3 तरह की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट है आपका प्राइमरी, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है। सेकंड है यहां पर आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी, द्वितीयक क्रियाएं इनको कहा जाता है। और थर्ड है इसमें टर्शियरी, तृतीयक, ठीक है। थर्ड है आपका टर्शियरी, ओके। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि ये 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं इसमें जो एग्रीकल्चर है वह प्राइमरी में आएगा। एग्रीकल्चर किस में आएगा? प्राइमरी, प्राथमिक क्रिया का भाग होगा एग्रीकल्चर। सो प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज, एक्सी एक्टिविटीज है ना, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन से जो है संबंधित होती है, प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण, ठीक है। तो प्राइमरी जो एक्टिविटीज है वह किससे संबंधित है? प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं पहले हम पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, उन सब में हम बात कर चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का जो उत्पादन है, जो उनका निष्कर्षण है, ठीक है, उत्पादन निष्कर्षण है, ये किस में आएगा? आपका प्राइमरी में आएगा। सो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ, जो भी इससे संबंधित एक्टिविटीज होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी एक्टिविटीज किस में आएंगी? प्राइमरी एक्टिविटीज में आएंगी, ठीक है। ये सभी प्राइमरी एक्टिविटीज में आएंगी। और ऐसे में इसमें आएगा जैसे कि फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग भी इसमें आएगा, एग्रीकल्चर इसमें आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड, द्वितीय प्रक्रियाएं किन्हें कहा जाता है। देखो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर में हमने क्या किया, टमाटर की फसल, टोमेटो, अब लेकिन इस टोमेटो से टोमेटो केचप हमने बनाया है ना, तो जो केचप बनाया ना वो सेकेंडरी प्रक्रिया हो गई, ठीक है। जैसे कि आप लेस खाते हैं, आलू की जो चिप्स खाते हैं आप, है ना, जो आपकी पोटैटो चिप्स होती है बच्चों, तो यहाँ पर जो पोटैटो है वह एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया, प्राइमरी का, लेकिन आपने जो चिप्स खाया, जो लेस का पैकेट था वो सेकेंडरी का था, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी में क्या आएगा कि इन्हीं जो रिसोर्सेज है, इन्हीं रिसोर्सेज का क्या करना, प्रोसेसिंग करना। तो प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रसंस्करण,
संसाधनों का प्रसंस्करण। अब जैसे गवर्नमेंट के द्वारा मेगा फूड पार्क स्कीम जो है वह लाई गई, तो मेगा फूड पार्क स्कीम जो है किस पे बेस्ड होगी कि सारी जो सुविधाएं हैं वह किसानों को दे देना, किससे संबंधित, जो भी प्रोसेसिंग की प्रक्रियाएं हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन, जो भी इंफ्रा, कोल्ड स्टोरेज हो, सीड, सारी चीजें हो, तो यहाँ पर मेगा फूड पार्क है ना, तो यहाँ पर इस तरह से चीजें आपको याद रखनी है। तो संसाधनों का प्रसंस्करण, या फिर यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। और थर्ड क्या होगा, टर्शियरी एक्टिविटीज में आएंगी सर्विसेज, टर्शियरी एक्टिविटीज में आती है सेवाएं, सर्विसेज। तो जो भी सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी से जुड़ी हो, है ना, जैसे कि अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, जैसे कि हम बैंकिंग की बात कर लें, जैसे कि हम इंश्योरेंस की बात कर लें, इंश्योरेंस बीमा, तो यहाँ पर ये जो सेवाएं होंगी बच्चों, ये किस में आएंगी, आपके टर्शियरी एक्टिविटीज में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो बात करनी है वह किसकी करनी है, हमें करनी है एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। अब देखो एग्रीकल्चर का कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें ना, विश्व के स्तर पर, तो वर्ल्ड लेवल पर 50% जो पॉपुलेशन है, 50% जो पॉपुलेशन है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये जो लोग हैं वह किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर। और अगर हमें वर्ल्ड नहीं, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के संदर्भ में ये जो परसेंटेज है वह काफी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया में, जो 2/3 पॉपुलेशन है, जो 2/3 पॉपुलेशन है, ये डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और देखो बेसिकली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी, अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करें, कुछ ऐसी कंडीशंस की बात करें जो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल हैं, तो जैसे कि टोपोग्राफी है, फेवरेबल टोपोग्राफी, जैसे कि अगर हम उत्तरी मैदानों की बात करें, है ना, बिहार और यूपी का जो इलाका है, ज्यादा एग्रीकल्चर क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे स्थलाकृति जो है फेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए हमें खेत चाहिए, मैदान चाहिए, है ना, वो सब अवेलेबल है, वहां का क्लाइमेट वैसा है। तो फेवरेबल जो टोपोग्राफी है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ सॉइल। एंड क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट अगर फेवरेबल है तो एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। और भी चीजें होती हैं जो जुड़ी हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एग्रीकल्चर और इन सब से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। आगे देखो तो बेसिकली ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, लाइव स्टॉक, ये सब एग्रीकल्चर में इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की, ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिकली इसके 2 टाइप्स हैं, कॉमर्शियल या वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल या वाणिज्यिक कृषि, है ना। और पहला है इस पे सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि। पहले इन दोनों का अंतर समझ लो, फिर इन टाइप्स के और भी जो सब टाइप्स उसकी बात करेंगे। निर्वाह कृषि का मतलब है कि ठीक है, हम अपना जो जीवन यापन है वह कर रहे हैं, इसके लिए हम खेती कर रहे हैं ना। एक तो होता है कि बहुत बड़े लेवल पर आपको वर्ल्ड लेवल पर क्या करना, एक्सपोर्ट करना है, तो इसलिए आप जो है अल्फांसो आम जो है वह उगा रहे हैं, लगा रहे हैं, उसका क्रॉप जो है उसके बागान लगा रहे हैं आप, है ना। तो वो आपने एक्सपोर्ट के लिए किया, तब वो कहां पर आएगा, उसको
सब्सिस्टेंस फार्मिंग में डाल दे तो नहीं, वो आएगा आपका कमर्शियल में। आपने जो क्रॉप कल्टीवेशन और सारी चीजें आप कर रहे हैं वे आप एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, है ना, या फिर आप उसको बड़े लेवल पर मार्केट में सेल के लिए कर रहे हैं, आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा प्रॉफिट अगर आप देखें तो सामान्यतः किसानों को नहीं होता। हाँ, कुछ किसान या फिर कुछ अगर बहुत बड़े लेवल पर जिन्होंने ज्यादा पूंजी लगाई है, टेक्नोलॉजी लगाई है, तो बड़े लेवल पर किसानों को फायदा फिर भी हो सकता है। पर आज भी आप देखेंगे सीमांत किसान ज्यादा है। 2 हेक्टेयर से कम अगर किसान ऐसे है जो कि 70 और 80% अगर हम फार्मर्स की बात करें तो उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, तब वो किस तरह की खेती करेंगे? कर लेंगे एक्सपोर्ट। क्या करेंगे वो? केवल बस उनका गुजारा चल जाए, है ना। तो देखो, निर्वाह कृषि वो होती है बच्चों जिसमें कि आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो 2-3 पॉइंट्स इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि आप अपने केवल परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, केवल किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं और इनके भरण पोषण के लिए केवल जो खेती कर रहा है वो क्या होगा? आपका निर्वाह कृषि होगा। ठीक है, हम देखेंगे कि ये जो है वह ट्रेडिशनली तरीके से किया जाता है और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज नहीं किया जाता, जो परंपरागत तरीके से काम चला आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनली ही इसको किया जा रहा है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तकनीक का बहुत ज्यादा यूज है। हाउस होल्ड, जो भी घर में लोग रह रहे हैं वही उसके एम्प्लॉय हैं, वही उसके वर्कर्स हैं, उसके साथ जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो तकनीक है, और याद रखना कि यहाँ पर जो कैपिटल है वह भी बहुत कम है। ठीक है, कैपिटल पूंजी बहुत कम है। आप कमर्शियल की बात करो, आप सोच सकते हैं ना कि अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है अल्फांसो आम को, तब वह क्या करेगा? तब वह टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगा, वह अपने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, कैपिटल सबका यूज करेगा। तो हम देखेंगे कि कमर्शियल मतलब ऐसी फार्मिंग है ना, कमर्शियल मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें फसल उत्पादन या पशुपालन बाजार में बेचने के लिए किया जाए। क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर, इन दोनों को बाजार में बेचने के लिए किया जाए। तो यहां पर बेसिकली सेल इन मार्केट, एक प्रॉफिटेबल, ये जीवन निर्वाह के लिए नहीं होता, ये आपकी नीड के लिए नहीं होगा, ये किसके लिए होगा? प्रॉफिट के लिए होगा। ये खरीदने बेचने के हिसाब से जो क्रॉप और जो एनिमल स्टॉक आपने रखा है, तो इसके लिए एरिया भी ज्यादा चाहिए, इसके लिए आपको जो टेक्नोलॉजी है यह भी ज्यादा चाहिए, और कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। तो कैपिटल और टेक्नोलॉजी जिसमें कम हो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल की बात करेंगे तो कमर्शियल जिसमें टेक्नोलॉजी और कैपिटल ज्यादा चाहिए हो। ठीक है, अब देखो इसके कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं, इसके कुछ और सब टाइप्स भी होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूं। जैसे कि एक हम देखेंगे सब्सिस्टेंस में, एक होगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, और उस इंटेंसिव में ये होगा कि जो लेबर है वह थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, तुलनात्मक रूप से श्रम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसमें तकनीक और जो तरीका है वह ट्रेडिशनल होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसमें एक तरीका होता है सब्सिस्टेंस में, एक और जो टाइप होगा वह होगा प्रीमिटिव यानी आदिम कृषि। और इसके अगेन 2 टाइप्स होंगे, एक तो होगा आपका स्थानांतरित कृषि। ठीक है, यहां बताती हूं। तो प्रीमिटिव जो सब्सिस्टेंस है इसके 2 टाइप्स होंगे, स्थानांतरित शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना, एक चलवासी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि आपने एक जगह के जो जंगल और सारी चीजें हैं वह जलाकर जगह बना ली, जो राख थी, है ना, जो वहां पर स्लैश था उसको मिट्टी के साथ ही जो है वह मिला लिया, है ना। तो अब यहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली भी इसको कहते हैं, कि जो आपने पेड़ पौधे थे उसको आग लगाकर साफ किया और फिर वहां पर खेती की। कुछ समय बाद जब वो जो लैंड है वह कम फर्टाइल हो गई, तब आपने यही काम एक आगे के जगह पर किया, उस जगह को वैसे ही छोड़ दिया। तो ये स्लैश एंड बर्न हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। ठीक है, जब हम यहाँ पर चलवासी की बात करते हैं, नोमैडिक फार्मिंग की बात करते हैं, तब हम इसमें देखते हैं कि आप जैसे कि बंजारे और ये सब, इनका जो आपने कल्चर देखा है कि पानी की कमी के कारण, फूड की कमी के कारण ये सब क्या करते, एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ जो लाइफ स्टॉक है वह लेके घूमते रहते हैं। वही हो गया आपका नोमैडिक। फिर हम कमर्शियल की बात करेंगे तो इसमें मिक्स्ड और प्लांटेशन 2 आएगा। अब क्वेश्चन इन दोनों से ही आ चुका है, मिक्स से भी और प्लांटेशन से भी। मिक्स का मतलब होगा
मिक्स का मतलब होगा कि आपने मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिश्रित अगर हम खेती की बात करें, इसका मतलब है मिक्स फार्मिंग का कि आपने क्रॉप्स जो है फसल भी लगा रखी है और उसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक्स हैं, जो पशुधन है, वह भी आपके पास है। तो मिक्स्ड ये हो गया। जब हम प्लांटेशन की बात करेंगे तो प्लांटेशन का मतलब होगा, देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्लांटेशन मतलब आपने एक बहुत बड़े बागान पर, बहुत बड़ी जगह पर केवल चाय के बागान लगा रखे हैं। जैसे कि इंडिया में टी प्रोडक्शन है, ब्राजील में कॉफी प्रोडक्शन है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर जहां पर होगा प्लांटेशन, आपने एक बहुत बड़ी जगह पर केवल एक ही जो फसल है, वन क्रॉप पैटर्न आप बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। चाय के बागान आप देखेंगे कि बहुत बड़ी जगह उसके लिए चाहिए होती है, तब ये आपका क्या हो गया, प्लांटेशन हो गया। ठीक है, प्लांटेशन फार्मिंग, समझे इस चीज को। जैसे कि मलेशिया जो है रबर के लिए बड़ा फेमस है, तो रबर इन मलेशिया एंड टी इन इंडिया, कॉफी इन ब्राजील। तो ये प्लांटेशन कृषि के, अब देखो यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमने एक बहुत बड़े एरिया पर बहुत ज्यादा कैपिटल और एक ही फसल हमने एक बड़े क्षेत्र पर लगाई है, ये कौन सा टाइप होगा, ये एग्रीकल्चर का प्लांटेशन होगा, है ना, प्लांटेशन। क्लियर है। तो यहां पे हमने एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की बात की। क्वेश्चंस देखे चलो, आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको कुछ मेजर क्रॉप्स जो है मैं बता देती हूं, लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को देखो। What are the major factor responsible for making the rice wheat system a success? आ गया राइस व्हीट सिस्टम पर कि आखिर क्यों ज्यादातर अगर हम देखें तो इंडिया में बस यही दो फसलें तो आपको दिखाई देती है, क्यों नहीं हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, आखिर ऐसा क्या है ना। तो एक हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ट्रेडिशन जो है वह हमारे एग्रीकल्चर में डेवलप हो गया, और स्पेशली ये अगर डोमिनेंट है, जो कि हम अगर हम इंडो गैंगेटिक रीजन की बात करें कि ज्यादातर वहां पर राइस और व्हीट जो है वह कहां पर होगा, ये होगा। ये एक ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम है ना, जो कि एक तरह से बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है पैटर्न इन इंडिया, और स्पेशली जब हम इंडो गैंगेटिक रीजन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर यहां पर आपको जो कृषि मिलती है, जो फसलें मिलती हैं, क्रॉप पैटर्न वो यही मिलता है, राइस एंड व्हीट, है ना। और स्पेशली बच्चों देखना 3/4 ऑफ द एटलीस्ट जो हमारा क्रॉप पैटर्न है, जो हमारे क्रॉप्स हैं, उसमें 3/4% भी आपको समटाइम्स व्हीट एंड राइस का मिल जाता है। और स्पेशली अगर हम पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी इन सब की बात करें, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, ठीक है, यहाँ पर आप ज़्यादा देखेंगे कि ये जो सिस्टम है इनमें बहुत अपनाया गया। इसके अलावा देखो इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये सक्सेस है ना। क्या ऐसा रीज़न है कि सक्सेसफुली हमने इस सिस्टम को जो है वह अपनाया? इसके पीछे रीज़न है, फर्स्ट तो हम इसमें देखेंगे कि आइडियल ज्योग्राफिकल कंडीशन है। आइडियल ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है। आदर्श भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जैसे कि हम रेनफॉल की बात करें, ठीक है। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइस की देखें, राइस कल्टीवेशन, जिसके के लिए आपको हैवी रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में आप बिहार और यूपी का अगर सेगमेंट देखोगे तो बिहार और यूपी का जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसमें रेनफॉल जो है वह ज़्यादा है। कितने सेंटीमीटर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेनफॉल अगर ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा सिंचाई, ज़्यादा इरिगेशन की जो आवश्यकता है वह होती है राइस कल्टीवेशन के लिए, तो हो गया ना आइडियल ज्योग्राफिकल कंडीशन। हम वो पैदा कहाँ कर रहे हैं भाई, वो तो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्पेशली अगर हमें सिमिलरली अगर हमें देखना हो वीट के लिए, तो उसके लिए जो एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल होता है। इसके बाद सेकंड मेजर रीजन इसमें है कि गवर्नमेंट जो सपोर्ट देती है, तो फर्स्ट हो गया
अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे गवर्नमेंट ने जो एमएसपी निर्धारित की, मान लीजिए राइस और व्हीट के लिए ज्यादा है, तो जो फार्मर्स है वे ज्यादा प्रोत्साहित हुए कि हमें क्या करना है, इसी का उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, क्लियर है। तो सपोर्ट गिवन बाय गवर्नमेंट है ना, ये भी थोड़ा सा हम एमएसपी का जो देखें कि जो ज्यादा श्योरिटी रहती है। एमएसपी क्या है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि एक तरह की गारंटी है जो फार्मर्स को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है कि कम से कम हम इतने मूल्य पर तो आपका जो फसल है वो हम खरीद लेंगे, है ना। लो इनपुट एंड हाई प्रोडक्टिविटी, लो इनपुट एंड सभी चाहते हैं कि रिस्क ना हो या फिर कम हमारी पूंजी लगे, इनपुट हमारा कम हो, है ना, और आईएएस बन जाए, 2 घंटे पढ़े और हम आईएएस बन जाए। ऑप्शनल भी पढ़ना है, ऐसे भी करना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग भी करनी है। ये सब करने के बाद मतलब लगे रहना है कॉन्टिन्यूसली, और आप सोचो कि ये सब ना हो, लो इनपुट हो और हाई प्रोडक्टिविटी हो जाए, एकदम आपको बस सबसे जो हाई जॉब है वह मिल जाए। तो यहाँ पर बस वही होता है बच्चों के इसमें, लेकिन इसमें इसके साथ ऐसा है कि व्हीट और राइस के साथ इनपुट जो है वह लो है और इसके साथ हाई प्रोडक्टिविटी है, लेकिन बाकियों के साथ ऐसा नहीं है, बाकियों के साथ रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसलिए भी जो किसान है वह ज्यादा प्रोत्साहित हुए राइस और व्हीट सिस्टम के लिए। अब देखो इसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, तो वही सारी चीजें लिखें कि हमारे पास जो है वह अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, माल न्यूट्रिशन और बाकी सारे जो चैलेंजेस है वह क्या है। ठीक है, तो ये सारी और प्रॉब्लम्स जो है वह इसमें आप बता सकते हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर से इस तरह के जो क्वेश्चन है वह आपके आते हैं। चलो आओ नेचुरल फार्मिंग। यूपीएससी ने नेचुरल फार्मिंग से जीरो इरिगेशन, आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्राकृतिक खेती क्या है? नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग इट इज डिफाइंड एज अ केमिकल फ्री फार्मिंग एंड लाइवस्टॉक बेस्ड। इसे रसायन मुक्त खेती और पशुधन आधारित के रूप में परिभाषित किया गया। रसायन मुक्त खेती, केमिकल फ्री फार्मिंग, केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें। एग्जैक्टली, इट होल्ड द प्रॉमिस ऑफ एनहांसिंग फार्मर्स इनकम व्हाइल delivering many other benefits such as restoration of soil fertility and environmental health and mitigation and or reducing greenhouse gas emissions। कई अन्य लाभ जो है वह देती है, किसानों की आय बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ये दोनों ही बातें इसके बारे में सही हैं। तो जो भी आप, चाहे आप जीरो बजट फार्मिंग की बात करें, आप जो भी इस तरह से जो नए टाइप सुनते हैं, है ना, वो सभी आपको पीटी के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। तो ये नेचुरल फार्मिंग हुआ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। पहला जैविक राज्य कौन सा था आपका? जैविक खेती इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, सिक्किम, है ना। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जैविक खेती में बहुत ही लिमिटेड जो पेस्टिसाइड्स है वो यूज किया जाता है, गलत था वो। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक, आप देखोगे कि ऑर्गेनिक जो भी आप चीजें देखते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, वे काफी महंगे होते हैं। इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस दैट यूज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, जानवरों या पौधों के कचरे से जो फर्टिलाइजर ये सब मिलेगा इसका यूज करेंगे। It is a unique production management system which promote and enhance agro ecosystem health including biodiversity, biological cycle and soil biological activities। तो ये उत्पादन पद्धति ऐसी है कि जैव विविधता, जैविक चक्र, मिट्टी की गतिविधि, कृषि पारिस्थितिक तंत्र को, स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर यहाँ पे लिखा होता कि इसके अलावा प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट जो है वह ठीक है यूज कर रही है एज अ फर्टिलाइजर, लेकिन इसके अलावा ये लिमिटेड पेस्टिसाइड्स या बाकी जो केमिकल्स है उसका भी यूज करती है, गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो एक क्वेश्चन भी इससे जुड़ा हुआ देख ले। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। अब देखो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना, प्रथम जैविक राज्य बना था सिक्किम, ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। व्हाट आर द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट? 2018 में ये जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था। ठीक है, तो आखिर इसके क्या बेनिफिट्स हैं?
सबसे पहले तो देखो कि सिक्किम, ठीक है, पहला जो राज्य वह बना था कि इसने इंप्लीमेंट किया था ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को। जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हैं इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, और वहां के जो फार्मर्स हैं और सबको ये प्रोत्साहन दिया गया था, इस चीज को प्रमोट किया गया था कि आप जो है वह पेस्टिसाइड्स और जो भी इस तरह के केमिकल्स है उसका यूज ना करें, ठीक है। साथ ही देखो फ्री ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जो इसको इंप्लीमेंट किया गया था, एंड फ्री ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स है कि जो सॉइल स्ट्रक्चर, बेसिकली एक इकोसिस्टम बना रहता है। जो भी बेनिफिट्स आप एनवायरमेंटल जो है वे दिखा सकते हैं। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले तो आप इसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड जो बेनिफिट है वह लिख सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वह लिख सकते हैं, जैसे कि आप अगर इसमें लिखें कि इसमें जो सॉइल हेल्थ है वह बनी रहती है। इसके अलावा ये देखो, आप देखेंगे कि दिल्ली में पता है एक बार क्या हुआ था, ये सही घटना है। तो यहाँ पर एक मतलब दिल्ली में हाई कोर्ट के एक जज थे, वो बेसिकली मॉर्निंग वॉक के लिए टहल रहे थे और उन्होंने लौकी का जो जूस है वो पी लिया, और जैसे ही पिया उनकी जो डेथ है वह ऑन द स्पॉट हो गई। ये सच्ची घटना है दिल्ली की। उसके बाद मामला इसलिए बहुत ज़्यादा उठ गया क्योंकि वह जज थे, हाई कोर्ट के जज थे बेसिकली। तब ऐसे में जो जांच हुई और फिर पता चला कि जो केमिकल और इन सब का जो यूज़ आजकल किया जाता है ना साइज को बढ़ाने में, है ना, जो भी फूड या फिर जो भी वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं तो उनके साइज को बढ़ाने में, जैसे भी वाटरमेलन आप देखेंगे, समय जो है वह खरीफ की फसल है ना, तो आप देखेंगे कि उसमें जो साइज आपको दिखता है कि भाई एक्स्ट्रा लार्ज है, तब आप कहीं ना कहीं समझें कि अगर आपको इस तरह से जो भी वेजिटेबल्स आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं उसमें केमिकल का जो यूज़ है वह किया गया था और उसमें उसका ही यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से उनकी जो डेथ है वह हो गई थी। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि अगर आप इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर दोगे तो ना केवल इकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक इसके बेनिफिट्स होंगे, ह्यूमन जो एक तरह से एक रिस्क रहता है, कितनी सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम सोचते हैं कि हम फ्रूट खा रहे हैं, हम ना फ्रूट्स ले रहे हैं इसलिए हम ठीक है, हम हेल्दी है, बट हेल्दी नहीं हो पाते हैं। क्यों? अगर आप सोचो कि आप बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट यूज करोगे, उसके बाद भी अगर आप बीमार बने हुए हैं फिर भी आप स्वस्थ नहीं हो रहे, तो उसके पीछे क्या रीजन है? सब केमिकल का यूज हो रहा है सब में। आप सोचो कि आपको नहीं एकदम ठीक है, आप डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आप बाकी कोई तरीका ऐसा अपना ले कि आपको वहां से जो शुद्ध चीजें वे मिल जाएं, तो कहीं ना कहीं जानवरों के ऐसे जो एंटीबायोटिक्स है या फिर जानवरों को ही, ऐसे एनिमल्स को ही ऐसे जो दवाइयां हैं वह दी जा रही हैं जिससे वह मिल्क प्रोडक्शन या मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तब ऐसे में अगर आप उस चीज़ को कंज्यूम करोगे तो ये बताओ कि हेल्थ रिस्क, ह्यूमन रिस्क है या नहीं है? तो यहाँ पर ना केवल एनवायरमेंट, ना केवल इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है, बल्कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन एनिमल, रिड्यूस द risk of human, animal and environmental exposure of toxic material। तो जो भी इस तरह के, अगर हम टॉक्सिक देखें कि जो भी टॉक्सिक इस तरह के पदार्थ है, मटेरियल है, इससे भी हमारी जो रक्षा है वह एटलीस्ट हो जाती है अगर हम। इसके अलावा देखो इसके इकोनॉमिकली बेनिफिट्स में अगर हम देखें, इकोनॉमिकली बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल तो हो गया कि ठीक है, अगर हम इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से देखें तो गवर्नमेंट के बजट का एक बहुत बड़ा जो भाग है वह सब्सिडी पर चला जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि सब्सिडीज पर गवर्नमेंट के बजट का कितना % जो हिस्सा है वह जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों कि जो सब्सिडीज है जो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर पर दे रही है, ठीक है, तो ये भी सब्सिडी का जो हिस्सा है, बर्डन है, ये कम होगा। इसके अलावा इस तरह के सीड्स जो कि उपचारित सीड्स होते हैं, गवर्नमेंट अगर ये प्रोवाइड कर रही है और ये केमिकल्स या फिर बाकी चीज़ों से इनको ठीक कराया गया है, तब ये भी जो रिस्क है ये कम होगा, ठीक है।
हाई डिमांड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड देयर हायर सेल प्राइसेस विल लीड टू हायर फार्मर इनकम। आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक जो चीजें हैं उसका जो दाम आप उसका देख लेना कि जैसे कि मान लीजिए हम किसी फ्रूट की बात करें, किसी वेजिटेबल की बात करें, तो आपको अगर 100 रुपए केजी अगर आपको सामान्य चीज मिलेगी, है ना, और वहीं अगर ऑर्गेनिक उसके आगे लिखा होगा तो उसका 2x या 3x प्राइस जो है वह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर्स जो इनकम है ये भी तो बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट देखना है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा था ना कि जैविक खेती और सारी चीज़ें, आपको पता था कि ठीक है सिक्किम ने ये किया, अगर आप केवल न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे और आपको 2-3 पॉइंट्स का नॉलेज था तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे, समझे। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर हम टूरिस्ट इंडस्ट्री की बात करें, इको टूर की बात करें, वेकेशन इन सब की बात करें, तो यहाँ सबसे मतलब हर तरीके से इकोनॉमिक इसके बेनिफिट्स भी हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी है, इकोलॉजिकल भी है और ये भी है। आया समझ में। एक क्वेश्चन और है, मेंस 2020 में पूछा गया था, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री, हाउ कैन द इनकम एंड फार्मर बी substantially increased by encouraging फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर हम खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है इसमें क्या अवसर है, क्या चुनौतियां हैं, फूड प्रोसेसिंग बेसिकली, तो इसमें जैसे मेगा फूड पार्क या बाकी सारी चीज़ें, इन सबको आपको लिखना है। तो इसको फ्रेम बच्चे आप सभी कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो बेसिकली आज का जो एग्रीकल्चर वाला क्लास है मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको केवल 2-3 बातें जो है वह बताई गई कि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, मेजर क्रॉप्स क्या है। मेजर क्रॉप्स का जो पोर्शन है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, मेजर क्रॉप्स आप कर लेंगे ना, इसमें पढ़ लेना कि जैसे कि अगर हम मेजर क्रॉप्स में अगर हम राइस की बात करते हैं, सुन लो मैं केवल बस डिक्टेट कर देती हूँ, बोल दे। जैसे कि हम राइस की बात करें, आपको पता है कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है राइस, है ना। इस कितना टेम्परेचर, कितना रेनफॉल चाहिए, ये इसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है। एक टेबल जो है वह आप बना लें, आप इसको होमवर्क समझ लें, है ना। तो आप बुक में से जो चीज़ें दी हुई हैं इसमें आप लिख लीजिएगा, या तो यहाँ पर ही साइड में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें या फिर अलग से जो नोट्स है वह बना लें। जैसे कि अगर हम राइस की बात करें तो मेजर फूड क्रॉप है ये वर्ल्ड में। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये इसका कल्टीवेशन आसानी से किया जा सकता है। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है। अब देखो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी क्रॉप या फसल है जिसके लिए इस तरह की ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब वीट की जब हम बात करें तो इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। ठीक है, साथ ही इसके लिए जो लोमी सॉइल है, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तीसरा है मिलेट्स, मोटा अनाज। मोटा अनाज ऐसा है कि वो कुछ जो ड्राई रीजन भी है ना उसमें भी पैदावार हो जाती है, उसमें भी आप आसानी से जो उसको कल्टीवेट कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत केवल जो इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है उसमें ही उगाना है, ऐसा नहीं है। ऐसे जो ड्राई रीजन होते हैं, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पर रेनफॉल कम है और भी जो है वह कई तरीके से वाटर स्ट्रेस है, वहाँ पर भी इस तरह के जो मोटे अनाज है वह हो जाते हैं। और यहाँ पर देखो लो रेनफॉल है ना, अगर वहाँ पे हाई और मॉडरेट टेम्परेचर भी तब भी हो जाएगा। मक्का की बात कर ले, मेज़, तो यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। कॉटन की बात करें तो देखो कॉटन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसके लिए 210 दिन है, 210 डेज जो है वह आपको फ्रस्ट फ्री डेज पाला रहित जो दिवस है 210 दिन आपको चाहिए। ऐसी कौन सी फसल होती है, वो कपास होती है, कॉटन होती है। उसके लिए हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल की जरूरत होती है। पटसन को गोल्ड फाइबर कहा जाता है, सुनहरा रेशा पटसन, है ना। तो पटसन के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, एल्यूवाइन मिट्टी। ठीक है, कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी के लिए वार्म एंड वेट जो क्लाइमेट है, एक गर्म और आर्द्र वातावरण जलवायु की ज़रूरत होती है। और साथ ही वेल ड्रेनेज लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है, सुअपवाहित दोमट मिट्टी की। ठीक है, ओके, तो ये कॉफ़ी है बच्चों, है ना। कॉफ़ी की बात हो गई। हाँ, चाय की और बात सुन लो। अगर हम टी की बात करें, चाय की बात करें तो चाय देखो प्लांटेशन वाली एक फसल है, बागानों में उगाई जाने वाली फसल है। और इसके लिए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए, वेल ड्रेनेज लोमी सॉइल और कूल क्लाइमेट, है ना, ठंडी जलवायु की जो ज़रूरत है वह होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसके लिए पूरी टेबल एक मेंटेन कर लेंगे। बाकी मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में आपको बहुत सारा होमवर्क करना है। जो भी साल 1.5 साल में आपने देखा है कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनको साइट में कहीं लिख लो। सारा जो कंटेंट जो भी है उस पर मेंस की अपनी
थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन जो है वह कैसे आ सकता है। क्वेश्चन किसी एक गवर्नमेंट स्कीम को भी लेकर आ सकता है या फिर उस गवर्नमेंट स्कीम के चैलेंजेस बेनिफिट्स, अदरवाइज उसको किसी और इकोनॉमिक या फिर फार्मर की इनकम इससे जोड़कर पूछ दिया, या अगर बेसिक से आया तो क्रॉप पैटर्न क्यों है, कैसा है, किसी पर्टिकुलर फसल से पूछ लिया। ठीक है। इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी एमएसपी, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, ये बेसिक आज क्लास में हमने देखा। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हमने देखा, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की जिसमें कि प्राइमरी एक्टिविटीज का हिस्सा है एग्रीकल्चर, वर्ल्ड लेवल पर 50% और इंडिया में 2/3 जो पॉपुलेशन है वह डिपेंडेंट है। हमने मेंस के क्वेश्चंस यहाँ पर देखे। ठीक है। ये क्वेश्चन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से था। आई होप आप इसके लिए प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखकर कमेंट में देखेंगे, है ना। कमेंट पे इसको ज़रूर आप पोस्ट कीजिएगा, मैं चेक कर लूँगी। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राइस व्हीट सिस्टम, है ना, फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है, और किस तरीके से आप देख लेंगे इसको, लिख सकते हैं आप। 2 क्वेश्चन देखे और हमने ऑर्गेनिक स्टेट की बात की। तो ये हमारा आज का क्लास था। बेसिकली आज की क्लास को हमने थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड बेस बनाया क्योंकि इसमें जो पीटी के फैक्ट हैं वो आप खुद भी देख लेंगे, बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया, नोट्स भी हमने बना लिए। आपको करना क्या है, तो मेंस आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है आपको इस सेगमेंट से ज़्यादा करनी है बिकॉज ऑफ ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।